हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पूरा यकीन है कि आपका पूरा तैयार हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर बहुत अच्छा तैयार हो गया होगा। पूरा कैपेसिटर वेल फिनिश हुआ है, आपका तैयार हो गया होगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कुछ और बचे हुए हैं, कुछ हाई ना, तो थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल्स जो बोलते हैं, तो वो अभी आएगा आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई होंगी। तो अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर 3 चैप्टर कंटिन्यू लगातार आएंगे आपके। 3 चैप्टर, मैग्नेटिज्म, EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और LCR सर्किट। ये तीनों चैप्टर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। किसको कहा जाए इम्पॉर्टेंट है, कौन नहीं है, लेकिन जानते हो पूरा मैग्नेटिज्म। तो यह एक बैकबोन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो वह ये बताता है कि कहीं पर भी करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो जानते हो कि कहीं पर भी करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। कौन कौन? नंबर वन, हाँ बोलो, नंबर 1 क्या? अरे पहले पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट, जिसका H इक्वल टू लिखते हो ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी क्या था? जूल हीटिंग इफेक्ट था ना, जूल हीटिंग इफेक्ट। दूसरा क्या था? केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट क्या है? केमिकल इफेक्ट मीन्स जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, और कैथोड और एनोड पर एक्यूमुलेशन होने लगता है आयंस का, तो उसे कहते हो क्या? केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट बोलते हो उसको। और जब किसी करंट में जब किसी वायर में कोई करंट बहती, किसी कंडक्टर में कोई करंट बहती है, तो उसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो उसको कहते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो यह 3 इफेक्ट जो करंट के थे वो आप पीछे पढ़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें से जो नहीं पढ़े हुए हैं वो आप आगे पढ़ेंगे, जो छूटा हुआ पार्ट होगा वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। पूरा अच्छी तरह खूब ज़बरदस्त एकदम से रिवाइज कर लीजिएगा जितना भी पार्ट होगा उसका। अब फिर यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का निकालना ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िएगा, बड़ी सावधानी से पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत आप हमसे उसको पूछिए। ठीक है ना, तुरंत हमको व्हाट्सएप से पूछिए ना, फ़ोन पे पूछिए, क्लास में मेरे हैं तो क्लास में पूछिए। क्लियर? तो आप जम करके पढ़ाई करिए। ओके बेटा, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप चाहे IIT के हो चाहे नीट के हो ना, खूब ज़बरदस्त ना, तो जानते हो कि यहाँ हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई नहीं करते बेटा, जल्दी जल्दी हाँ यहाँ वहाँ तो ये नहीं करते हम लोग। यहाँ पर फिजिक्स की धुनाई करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप इतना अच्छी तरह से पढ़ो कि जो आपका टारगेट है वो 100% अचीव हो जाए। क्या हम लोग का टारगेट है? टारगेट हम लोग का क्या है? नीट में 720/720 ये हमको अचीव होना है, यानी कि आपको डॉक्टर बनना है तो ये अचीव हो। आप IIT के हो, नो प्रॉब्लम, IIT के हो, नो प्रॉब्लम, द बेस्ट कॉलेज मिले आपको। बात समझा? आप बोर्ड के हो तो पढ़ रहे हो, बोर्ड में जानते हो कि बोर्ड का सिलेबस है, तो बोर्ड में ज़बरदस्त पढ़ाई करो ताकि बोर्ड में ज़बरदस्त नंबर आए। 100% पूरा एकदम तोड़ के रख दो पेपर, तब पढ़ने का मज़ा है कि नहीं? तो फिलहाल हम लोग आइए चलिए स्टार्ट किया जाए। तो यह है मैग्नेटिक इफेक्ट ना। तो अब मैग्नेटिज्म तो या कौन सा पार्ट होगा मैग्नेटिज्म का? मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स कि 11th या मैग्नेटिक इफेक्ट में कितने पार्ट हुए थे? 9 या 10th हुआ होगा, जो भी पार्ट होगा ना, जो भी पार्ट होगा, यानी कि हम लोग का चैप्टर है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद तो शुरू हुआ। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में अब ये 2-3 अभी और आएंगे जो न्यूमेरिकल्स केवल बच्चे, पूरी थ्योरी हो गई है मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो अब वहाँ पे आने वाला क्या है? केवल न्यूमेरिकल्स आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, और यहाँ पर मैग्नेटिज्म की ज़बरदस्त थियरी, इसके बाद EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर LCR सर्किट। ओके, तो फिलहाल राइट द पॉइंट फॉर स्टडिंग मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म सवाल यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिज्म?
मैग्नेटिज्म में होता ही क्या है, इस शब्द का मतलब क्या निकला, मैग्नेटिज्म। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। यानी किसी भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी मैग्नेट की, आप उसी को क्या बोलते हो, आप उसी को बोलते हैं ना, मैग्नेटिज्म बोलते हैं आप उसी को। यानी मैग्नेटिज्म मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे दो मैग्नेट का आपस में यदि अपोजिट पोल लाया जाए सामने दो मैग्नेट का तो अट्रैक्शन, यदि सेम पोल लाया जाए सामने तो उनका रिपल्सन। किसी मैग्नेट को बीच में बांध करके फ्रीली हैंग करें तो उसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा उनका रुकना, ये सभी की सभी चीज़ें क्या हैं, मैग्नेटिज्म। ऑल दीज थिंग्स आर द मैग्नेटिज्म। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर द मैग्नेटिज्म। क्लियर। किसी सॉफ्ट आयरन को सोलिनॉइड के अंदर रख दिया जाए कुछ देर के लिए और उसमें डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही हो तो देखते हैं कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि दूसरे लोहे के टुकड़े को दूसरे लोहे के जो बुरादे होते हैं यानी कि फॉइल्स होती हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता आ जाती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिज्म। ओके, तो पहली बात यह है कि मैग्नेटिज्म होता ही क्या है। तो मैग्नेटिज्म तो क्या कहेंगे आप, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट की जो भी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं किसी भी मैग्नेट की, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिज्म बोलेंगे उसको। ओके, अब सवाल यह है कि कहीं पर भी ना इस मैग्नेटिज्म का काज क्या है, इस मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, तो आप क्या कहते हैं कि काज, इसका काज क्या है, मैग्नेटिज्म का काज क्या है। तो एक शब्द आता है क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज द क्या, इज द रूट काज ऑफ द मैग्नेटिज्म। मीन्स कि मैग्नेटिज्म का रूट काज क्या है, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को इसका रूट काज मानते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को इसका रूट काज मानते हैं। कहीं इसका मतलब यह हुआ कि यह मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी तभी होगी यदि कहीं पर भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, हमको कोई भी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म की जितना भी हमने बोला तो उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी, ओके, उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी यदि आपको दिख रही है तो वहाँ पर मैग्नेटिज्म की कोई भी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैपिटल से रिप्रेजेंट की जाएगी और यह वेक्टर क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो भी करता होगा। तो अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैग्नेटिक मोमेंट। इसलिए इसका रूट काज किसे बोलते हैं, देखो रूट काज ऑफ द मैग्नेटिज्म, तो रूट काज ऑफ द मैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटिक मोमेंट। क्या नाम इसका है, लिखिए वहां पर नाम इसका क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे आप डाइपोल में पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही यहां पर पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M and vector. This is the vector quantity, magnetic moment. And what will be the value of this? So just like in the case of the electric dipole moment, just like that you can write M equal to M small m into 2L, and you know well that this 2L is the effective length between the two poles. तो लिख दीजिए वहां पे कि 2L क्या है, इफेक्टिव length between two poles, between
2 पोल्स। अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत है आसान है सब कुछ। अभी पहला एपिसोड में तो 100% सब थ्योरी मैक्सिमम होनी है, लेकिन समझेंगे क्योंकि यही आगे चल करके सब कुछ का बेस बनेगा। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज हाँ क्या पढ़ रहे हैं आप? कौन सा चैप्टर? मैग्नेटिज्म। ओके, P100 फिजिक्स और मैं आपका STP सर। ओके कम ऑन। तो मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू 2L। व्हाट इज द 2L? 2L इज द इफेक्टिव लेंथ। यदि हम इफेक्टिव लेंथ को, यदि मैं कहूँ कि इफेक्टिव लेंथ x है, तो आप क्या कहिएगा? कैपिटल M बराबर तब क्या लिखिएगा? m स्मॉल m इंटू एक्स लिखिएगा, है कि नहीं? जो भी माना हो आपने वो लिखिएगा। यह वेक्टर क्वांटिटी है तो जानते हैं यहाँ पर डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में, यानी कि यह एक्सियल प्रॉपर्टी है, हमेशा एक्सिस पर लाइज करती है। और किधर से किधर को, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है ना, तो किधर से किधर को जहाँ पर एक्सिस होगी वहाँ पर, यानी कि इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा रहेगा हमेशा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो चलिए इसकी डायरेक्शन यहीं पर देखा जाए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा तो आप जानते हैं, मैं अभी आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात यहाँ पर आ गई है तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट के विषय में बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? हमेशा S से N की तरफ होगा, ऑलवेज। यस को मानते हैं माइनस नेगेटिव, जैसे वहाँ पर नेगेटिव चार्ज था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर इसको नेगेटिव पोल मानते हैं। तो यह नेगेटिव से पॉजिटिव जानते हो, P का डायरेक्शन था ना, पीछे वीडियो में पढ़ चुके आप। तो वैसे ही, ठीक वैसे ही यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस टू, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ द पॉइंट, व्हाट इज स्मॉल m? ये स्मॉल m जो फार्मूले हमको दिख रहा है वो क्या है? तो स्मॉल m को कहते हैं, लिखिए वहाँ पे, स्मॉल m को कहते हैं क्या? पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? पोल स्ट्रेंथ। ओके, तो मैग्नेटिज्म। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? ये कब आया लोगों के संज्ञान में, ये कब आया, यानी कि कब हम इससे फेमिलियर हुए, ह्यूमन बीइंग कब इससे फेमिलियर हुआ? तो ईस्वी से लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है, मैग्नेशिया नामक स्थान पे। ओके, तो आइए थोड़ा सा चलते हैं इसकी बैक हिस्ट्री में। और अभी हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट, ओके, तो जानते हैं कि P100 फिजिक्स, और हम लोग यहाँ पर फिजिक्स की पूरी हर चैप्टर की धुनाई करते रहे हैं ना। हम लोग धुनाई की कसम खाई हुई है, हम लोग धुनाई करते हैं हर चीज़ की। तो पहले क्या होना है? पहले जानते हैं कि हर चैप्टर का 1, 2, 3 में ज़बरदस्त हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, और उसके बाद में पूरे जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आपकी एग्जाम में, जो भी कुछ आ सकता है, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पूरा डीप कंसेप्ट के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं ना। ये चल रहा हम लोगों का, तो एकदम 100% डेली सब हर एपिसोड बहुत ज़बरदस्त तैयार हो। फिलहाल अब आइए, हम लोग चल रहे थे यहाँ पर। तो अभी तक आपने क्या सीखा? क्या किन शब्दों को सीखा भी आपने मैग्नेटिज्म के? नंबर एक, चलिए रिवाइज करा दूँ। क्या क्या सीखा आपने? नंबर 1, मैग्नेटिज्म क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैग्नेटिज्म का रूट काज क्या होता है, मूल कारण क्या है मैग्नेटिज्म का? याद हो गया? जल्दी जल्दी बोलिए, रूट काज क्या होता है? नंबर 3, इस रूट काज का जिम्मेदार कौन है? रूट काज का जिम्मेदार मैग्नेटिक मोमेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? तो देखें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट क्या है यहाँ पर? क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या होगा भाई? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? आगे आइए। मैग्नेटिक मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा किधर से किधर को है? मैग्नेटिक पोल जानते हैं यहाँ पे N और S 2 मैग्नेटिक पोल हैं। S को बोलते हैं नेगेटिव पोल, N को बोलते हैं पॉजिटिव पोल। यानी कि N से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा निकलती हैं और S पर इंटर करती हैं, और मैग्नेट के अंदर
वह एस से एन तो चलती हैं और मैग्नेट के बाहर एन से एस में इंटर करती हैं और मैग्नेट के अंदर एस से एन को चलती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आइए हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, थोड़ी सी यहाँ पर बताने जा रहे थे हम आपको हिस्ट्री इसकी। क्लियर? तो क्या है हिस्ट्री, आइए देखते हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि अप्रॉक्स 3000 BC, 3000 वर्ष पहले की बात है। ओके, मैग्नीशिया नामक स्थान पर, स्थान का नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में कुछ पत्थर पाए गए। क्लियर? कुछ पत्थर पाए गए, पत्थर के जैसे सॉलिड चीज़ें पाई गई, वो पत्थर ही पाया गया, जिसका लोगों को फार्मूला था, जिसमें क्या मिला हुआ था, Fe3O4। इसका उस समय नाम दिया गया मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया इसका? Fe3O4, इसका नाम दिया गया मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट नाम देने के पीछे रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था कि ये जहाँ मिला था उस स्थान का नाम था मैग्नेशिया। मैग्नेशिया उसका नाम था। तो मैग्नीशिया नामक स्थान पे मिलने के कारण इस Fe3O4 या जो एक स्टोन पीस था ना, क्या मिला था? एक स्टोन पीस था, या एक स्टोन पीस था, पत्थर का टुकड़ा था। और तो इसको नाम उस समय दे दिया, मैग्नीशिया नामक जगह के नाम पर इसका नाम पड़ गया मैग्नेटाइट, नाम दिया गया उसको। ये इसकी हिस्ट्री थी। ये बात है लगभग अप्रॉक्स 3000 BC की। तब क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ? अब इसको क्या खासियत थी? तो ये भी सिंपल पत्थर का टुकड़ा जैसा था, लेकिन लोगों का ध्यान इसके तरफ इसलिए गया क्योंकि इसके पास कुछ विशेष ना प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी? देखा ये कि दूसरे लोहे के टुकड़ों को, दूसरी चीज़ों को, जो फेरोमैग्नेटिक चीज़ें थीं, इसी के जैसे दूसरे मैग्नेट को, यानी कि दूसरे पत्थर के टुकड़े को अपने तरफ खींच लेता था ये। तो उस समय लोगों का ध्यान गया यहाँ पर, उस पत्थर के टुकड़े का थोड़ा महत्व बढ़ गया। पावर तो उसमें कम था, बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं थी खींचने की, लेकिन फिर भी तो कुछ थी, और जो भी कुछ थी उस वजह से उसके तरफ ध्यान गया लोगों का। और जानते हो कि अट्रैक्शन की क्षमता जहाँ पर भी होती है तो लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ जाता ही जाता है। ओके, तो स्टोन पीस, इस स्टोन पीस के अंदर आयरन के बुरादा को, यानी कि ना आयरन का छोटे छोटे टुकड़े, उनको खींचने की क्षमता थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैग्नेटाइट। और इसी से नाम पड़ गया क्या? मैग्नेटाइट से फिर नाम क्या पड़ गया इसका? कहने लगे शॉर्ट फॉर्म इसको मैग्नेट। क्लियर? तो नाम पड़ गया मैग्नेट। ओके, ये इसकी हिस्ट्री थी। अब और इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को कहा गया, जो सारी प्रॉपर्टी थी उनको क्या कहा गया? मैग्नेटिज्म, जो आपके चैप्टर का नाम है। आओ बेटा, अब इसके आगे, अब इसकी जो प्रॉपर्टी थी, तो उस प्रॉपर्टी में मेन खास बातें क्या थी? मेन खास बातें ये थी, पहली बात ये हो गई कि नंबर वन में क्या था कि इसके अंदर ना अट्रैक्शन की क्षमता थी। नंबर 2, ये देखा गया कि आइडेंटिकल पोल्स के अंदर, आइडेंटिकल पोल्स को क्या करता था? यह अट्रैक्शन कैसा? डिफरेंट पोल्स के बीच में, डिफरेंट पोल्स के बीच में देखा, डिफरेंट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन था, और आइडेंटिकल पोल्स के बीच में क्या देखा कि रिपल्सन की क्षमता थी ना, रिपल्सन की क्षमता थी। ओके, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद की प्रॉपर्टी ये थी, ये देखा गया कि यदि ये किसी आयरन के टुकड़े को इस पर रबिंग कर देते हैं, रगड़ देते हैं, तो ये देखा गया कि उसके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाती थी ना। तो मैग्नेटिक properties developed on rubbing
ऑन rubbing any आयरन पीस, किसी भी आयरन पीस को जब इस पर रगड़ते थे तो ये देखा गया ना कि यह उसके जो आयरन का टुकड़ा जिसको हम रगड़ रहे थे उसमें भी क्षमता आ जाती थी, यानी कि वो मैग्नेटाइज हो गया। और क्या खासियत थी? खासियत ये थी कि जब इसका आयरन पीस लिया गया, यानी कि एक बार के जैसा रॉड लिया गया इसी पत्थर का, और बीच में धागा बांध दिया, उसको लटकाया, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी जिसको कहते हैं क्या? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज थी इसके अंदर, यानी कि हमेशा ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऑलवेज स्टे इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि हमेशा कौन सा नॉर्थ? जियोग्राफिकल, भौगोलिक। तो हमेशा वह भौगोलिक नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रुकता था हमेशा, यानी कि इसको कहते हैं कि इसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी, फिक्स दिशा में ही रुकता था। तो यह भी क्या था? ये भी एक प्रॉपर्टी थी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जितना हम देखा हम लोगों ने, ये सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ किस में आया? मैग्नेटिज्म में। और इनके पीछे मेन काज क्या बताया गया पहले ही? मैग्नेटिक मोमेंट इज द रूट काज। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कहीं पर मैग्नेटिक मोमेंट m का मान 0 होगा तो उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी, मीन्स कि मैग्नेटिज्म का मान 0 होगा। m का मान 0 हुआ तो मैग्नेटिज्म 0 होगा। और यदि कहीं पर भी m है, यदि ज़्यादा है, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी, यानी कि हाईली इंटेंस मैग्नेटिज्म होगा। और यदि m का मान कम है, कैपिटल M का मैग्नेटिक मोमेंट का मान कम है, तो मैग्नेटिज्म की वैल्यू भी, यानी कि प्रॉपर्टीज की स्ट्रेंथ भी कम होगी। क्लियर? आइए, यहाँ तो बातें क्लियर हो गई। ओके, तो क्या क्या रहा भाई? अट्रैक्शन, रिपल्सन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होना, दूसरे पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये सब की सब मैग्नेटिज्म की खासियत है, मेन प्रॉपर्टी है। और इनका रूट काज क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब रही बात ये कि जब इसको यानी कि इस पत्थर के टुकड़े को, मीन्स कि मैग्नेट अब नाम पड़ गया, तो मैग्नेट को, तो जब मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, अब बात रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी मैग्नेटिक, पहली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड ये क्लोज्ड लूप होती है। हमेशा क्या बनाती है मैग्नेटिक फील्ड? एक क्लोज लूप बनाती है। क्लियर? कहाँ से निकलती है, कहाँ समाप्त होती है, सर्टनली हम लोग ये बात नहीं कह सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए कि मैग्नेट है, यह इसका यस पोल है और ये इसका एन पोल है। तो लाइंस कहाँ से निकलती हैं? एन से। लाइंस एन से निकलती है, यस पर इंटर करती है, फिर अंदर ये इसका डायरेक्शन है। ठीक वैसे ही देखिए, ठीक वैसे ही अब और बना दीजिए, दिस इज द डायरेक्शन। अंदर यस से एन, बाहर एन से यस। ओके, आप बहुत सारी लाइन्स आप बना सकते हैं, बना दीजिए बहुत सारी लाइन्स। हाँ, जितना बना पाइए आप खींच दीजिए जल्दी जल्दी।
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, हाँ डायरेक्शन बना दीजिए। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दें जहां पर लाइंस ज़्यादा होंगी, लाइंस मोर क्लोज, तो वहां पर कहेंगे कि इंटेंसिटी ज़्यादा है। वहां पर क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ज़्यादा है, मोर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मोर। जहां पर लाइंस दूर होगी, लाइंस रेलिफाइड, मीन्स कि उनके लाइन के बीच में गैप ज़्यादा होगा, यानी कि दूर दूर होंगी, बिखरी हुई होंगी, तो वहाँ पर इंटेंसिटी वहाँ पे क्या होगी? लेस, वहाँ पर इंटेंसिटी लेस होगी। क्लियर? अब चलिए लाइन्स आ रही है, देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, इस पोल पे एस पर क्या हो रही है, ये पोल हम बना दें थोड़ा हटा करके इसे, यस पोल, और ये कौन सा पोल है जो दिखे आपको वहाँ पे, देखिए ये क्या है? एन। क्लियर? अब जब देखिएगा एस पर लाइंस इंटर कर रही हैं, सभी लाइंस यस पर इंटर कर रही हैं और सभी लाइंस एन से निकल रही हैं। क्लियर हो गए? आइए, तो ये मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप नहीं था। और आइए, क्या यहाँ पर हम इसको दो टुकड़े कर सकते हैं? कभी नहीं। मीन्स की पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर सेपरेटेड। मीन्स की मैग्नेटिक पोल्स, या लिख दीजिएगा ना, या लिखा हुआ है पोल्स ऑफ मैग्नेट, लिखा हुआ पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर सेपरेटेड। इनको हम कभी अलग नहीं कर सकते। तोड़ते तोड़ते यदि लास्ट में आप ना एक एटम जो बचेगा उस पर भी दोनों पोल होंगे, एन और यस, दोनों पोल होंगे उस पर भी। क्लियर? उस पर भी दोनों पोल होंगे। क्लियर? आइए अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो फील्ड के विषय में। हाँ, कहीं पर भी जब आपको कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा प्राप्त करनी होगी, तो अब जैसे मान लीजिए हमको इस बिंदु पर दिशा प्राप्त करनी है, क्या कर दें? एक टेंजेंट ड्रा कर दें। टेंजेंट का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगा। यहाँ पर मान लीजिए वो बतानी है, स्पर्श रेखा खींच दें, दिस इज द डायरेक्शन। यहाँ पर बतानी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। यहाँ पे बतानी है, देखिए, तो दिस इज द डायरेक्शन। ओके, मीन्स कि यदि कहीं पर भी बताना होगा तो आप क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, एच से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंसेज है मैं आगे बताऊंगा। ओके, तो ये देखिए, तो यहाँ पर बी ना, तो बी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब जैसा देखिए दोनों में अंतर क्या बेटा? दोनों में अंतर क्या है? जनरली जो बी होता है इसको हम लोग फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। क्या क्या नाम है? और दूसरा नाम क्या है इसका? इंडक्शन वेक्टर भी कहते हैं। नाम सारे नोट करिए, इंडक्शन वेक्टर भी कहते हैं। तो इसको फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, इंडक्शन वेक्टर भी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सारे नोट करते जाइए फास्ट। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। क्लियर? ओके, अब बात रही कि एच को क्या कहते हैं। तो जनरली जो एच होता है वह ये जो बी है, तो बी इंड्यूस्ड वेक्टर भी कहते हैं इसको, इंड्यूस्ड। हाँ, पहले बी को, तो बी के कितने नाम हो गए? देखिए, बी को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक वेक्टर भी कहते हैं। तो चलिए जरा देखा जाए क्या क्या नाम है फिर से एक बार।
बी का नाम क्या है? फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, इंडक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब एच की बात रही, तो जो एच है ना वो जनरली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और जनरली हम लोग एच को एक्सटर्नल फील्ड के लिए यूज करते हैं। जब भी हम एच यूज करते हैं तो यह एक्सटर्नल फील्ड के लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर? अब दोनों के बीच क्या कोई रिलेशन है? हाँ है, बी बराबर म्यू नॉट एच होता है बेटा। मैं आगे अभी सब डिटेल सिखाऊंगा, अभी तुरंत के लिए जो सामने आ गया है पहले उसके लिए पहले नोट करें। तो बी बराबर म्यू नॉट एच होता है, जहाँ पर म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब परमेबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये सब अभी आने वाले सारे एपिसोड है। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। म्यू नॉट, व्हाट इज द म्यू नॉट? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो लिखिए वहाँ पे म्यू नॉट। तो म्यू नॉट क्या हुआ? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, क्लियर? यहां तक क्या क्या सीखा भी आपने? या मैग्नेटिज्म क्या होता है, बी और एच जो अभी आएंगे सब, ये सब क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए कौन जिम्मेदार है, मैग्नेटिज्म क्यों प्रोड्यूस होता है। ओके, अब जल्दी से नोट हो गया होगा आपका, देखिए जल्दी हो गया, आगे बढ़े। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, क्या, क्यों, कैसे, यानी फिजिक्स की धुनाई, P100 फिजिक्स। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलिए कर लिए होंगे, आ जाओ। हाँ, अब बात रही कि किसी मैग्नेट को ना, किसी मैग्नेट को जब हम दूसरे मैग्नेट फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, और वहां पर भी देखें कि क्या था स्मॉल m, तो वह क्या है, आइए देखा जाए वो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से इसका कंपेयर करेंगे जब ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल से जब उसका कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें, बस अंतर क्या है, वहाँ P है और यहाँ पर कैपिटल M है, सब कुछ वैसे ही है। चलिए अब कॉमन पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। ये मैग्नेट है, मान लीजिए कि बार मैग्नेट है, कोई बार मैग्नेट मीन्स रॉड के जैसा होता है, तो उसको नाम दे दिया बार मैग्नेट उसको। चलिए सपोज करिए कि यह N है, ये यस है। सवाल ये कि ये N कहाँ है और ये यस कहाँ है ना, N कहाँ है और यस कहाँ पे है। चलिए, तो अब जैसे ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ पोल कहाँ है, एक्चुअली मैग्नेट में पोल कहाँ है, पोल ध्रुव, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, दो है ना, NS दो, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, इसको कहते हैं ना मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे वहाँ पे था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे यहाँ बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैं कहूँ कि इसका कैपिटल M किधर है, तो आप कहेंगे कि यस दिस इज द स्ट्रेट लाइन, मिलाने वाली लाइन, कहेंगे दिस इज द M, मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमने वेक्टर का साइन लगा दिया, मैग्नेटिक मोमेंट। डायरेक्शन इसका यस टू N ऑलवेज। इसको बोलते हैं नेगेटिव पोल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, अब आइए दूसरा फिगर लें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पोल कहाँ है। अब ये मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है सपोज करिए, यहाँ हमको बताना था कि पोल कहाँ है इसका। चलिए बताइए पोल कहाँ पर है।
कैसे पता चलेगा? एन और एस कहाँ पर है? एन और एस है क्या? ये बिंदु है कि एन एस पूरा फैला हुआ है इस पर? ये बिंदु है बेटा, पॉइंट, दिस एंड दिस, ये पॉइंट है। सपोज करिए पूरे मैग्नेटिक लंबाई एल है, सपोज करिए पूरे मैग्नेटिक लंबाई एल है, तो पता कैसे चलेगा कि पोल कहाँ है मेरा एन और एस? पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सी आइडिया, लोहे का बुरादा ले लिया, पाउडर, लोहे का पाउडर ले लिया, एक पेपर ले लिया जाए, पेपर पे पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रे कर दीजिए, उसमें फैला दीजिए और इस मैग्नेट को उस पर रख दीजिए। इसे जो रखेंगे तो सारे के सारे जो यहाँ पे पाउडर हैं, आयरन के पाउडर हैं, लोहे के जो बुरादे हैं ना, फॉइल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द आयरन या आयरन के जैसा और भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जस्ट लाइक कोबाल्ट, निकेल, ये सब, इनमें से कोई किसी का पाउडर हो ना, और इस पर स्प्रे कर दिया मैग्नेटिक हम ऊपर, तो पाएंगे क्या कि सब के सब एक बिंदु यहाँ पर ऐसा था ना, और यहाँ पर भी एक बिंदु ऐसा था, एक बिंदु यहाँ ऐसा था और एक बिंदु यहाँ ऐसा था, जहाँ पर मैक्सिमम कलेक्शन हुआ ना। यहाँ पे सब के सब आकर के ना सारे पाउडर, मैक्सिमम पाउडर यहाँ इकट्ठा हो गए, मैक्सिमम पाउडर यहाँ इकट्ठा हो गए, और वही बात यहाँ रही, दोनों किनारों पर मैक्सिमम पाउडर इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए मैक्सिमम पाउडर इकट्ठा हो रहे हैं, मैक्सिमम पाउडर। तो अब इसका फैसला कैसे होगा कि कौन एन है कौन एस है? कौन एन है कौन एस? तो हो गया। हाँ, अब बीच में क्या था? बीच में बहुत कम थे, बीच में बहुत कम थे, यानी बाहर बहुत ज़्यादा ना, एक बिंदु पर, एकदम बाहर भी नहीं थे, अंदर, उससे तुच्छ अंदर। तो अब इसका फैसला कैसे होगा कि कौन एन है कौन एस है? तो आप तो जानते हैं कि कंपास निडिल, जिसे डायसन पता करते थे, कंपास निडिल तो छोटा सा होता है जिसमें मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट की निडिल लगी होती है, तो कंपास निडिल को इसके पास लाते हैं, और मैग्नेट की टेंडेंसी होती है, मैग्नेट की टेंडेंसी होती है कि वह अपोजिट पोल को अपनी तरफ खींचता है। तो जो नीडल में पतली सी नीडल होती है, सुई होती है, तो सुई में एक एन होता है और एक एस होता है, आधा हिस्सा एन होता है, आधा हिस्सा एस होता है। तो यह एस को अपनी तरफ खींचेगा। मान लो यह एस को अपनी तरफ खींचा, तो यदि एस को अपनी तरफ खींचा तो इसका मतलब कि ये एन था, और यदि इसने एन को खींचा इसका मतलब एस था, और नीडल पे हमको पहले से ही पता है। अच्छा, अब उसका क्या किया, यहाँ पे देखा, अब उसका ग्राफ बनाया, ऐसे थोड़ा यहाँ पर रखा, फिर यहाँ 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 रखा, ऐसे रखते चले, ऐसे ऊपर भी डिफरेंट पॉइंट पर हम ऐसे रखते चले गए। ओके, तो जो पाथ बना रहा है निडिल, तो जानते हैं कि वह जो पाथ है वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की दिशा होगी। अब उस बिंदुओं को मिलाते हुए चले जाइए, तो बिंदुओं को मिलाते हुए देखिए, बिंदुओं को मिलाते हुए चले जाइए, तो आप बिंदुओं को मिलाते हुए क्या हुआ, चले गए अंदर। अब मानते हैं कि हाँ ऐसे अवश्य होगा। और ये कैसे पता चला कि अंदर है? तो यह अंदर इंफ्रारेड फोटोग्राफी के द्वारा ये चेक किया गया है कि अंदर इसी लाइन ऐसे है, हवा में नहीं है, ये चेक किया गया है। इंफ्रारेड फोटोग्राफी के द्वारा ये चेक किया गया कि अंदर फील्ड है। ओके, तो देखो अंदर फील्ड है। अब यहाँ से एन है, लाइन से निकली और एन में फिर वापस आ गई। ओके, दिस इज द लाइन। हो गया। अब ऐसे यदि बनाऊं तो अब बनाया जाए तो और भी बहुत सारी लाइन्स, अब आप अच्छा सा फिगर बना सकते हैं, बना लीजिए। तो ये था ना, ये था कंसेप्ट इसका, कैसे लाइन्स बनी, कैसे मिली, ये सब इसका कंसेप्ट। क्लियर? चलिए,
हाँ, कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी याद रहे कि काटती नहीं है, कभी भी लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। हाँ, ये याद रहे। क्लोज लूप बना रही हैं, देखिए बाहर जा रही हैं, आइए। हाँ, अब बात रही कि देखिए अब यहाँ पर सब निकल रही हैं लाइंस, यहाँ पे देखिए सब निकल रही हैं और यहाँ पे लाइंस इंटर कर रही है, यहाँ पे लाइंस इंटर कर रही है। ठीक, चले ओके माइंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए। तो ये एन पोल और ये यस पोल, तो हमेशा ही तो अब यह पोल कहाँ पर है इसका फैसला कैसे हुआ? जहाँ पर पाउडर का ज़्यादा कलेक्शन था उस बिंदु को क्या बोले? पोल बोले। अब ये बिंदु है दोनों एन और एस, क्लियर? और एन कैसे पता चला? जहाँ से लाइन निकल रही थी वो एन था, ठीक, और जिधर से इंटर कर रही थी वो यस था। अब जा देखिए और चीज़ें, एन एस का पता कैसे चला? अगला पॉइंट, जियोग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, जियोग्राफिकल नो दिस इज हियर दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, यानी कि मैं फेस किया हूँ ईस्ट की तरफ, मेरी फेसिंग इसमें ईस्ट की तरफ है। हाँ ठीक है, तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो अब मैग्नेट पर हम एन कैसे लिखूं, किस पर? तो मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया गया, जो इंड मैग्नेट का नॉर्थ में रुका उस पर नॉर्थ लिख दिया एन, ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्थ पे रुका उस पर नॉर्थ लिख दिया, जो साउथ में रुका उस पर साउथ लिख दिया। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, बिहाइंड एन एंड एस। ये तो पता चल गया कि पोल कहाँ है, बिंदु तो मार्किंग कर दिया पोल का, जहाँ ज़्यादा कलेक्शन हुआ पाउडर का वो पोल था, जहाँ ज़्यादा कलेक्शन हुआ तो पोल था। लेकिन एन था कि एस था, इसका फैसला कैसे होगा? तो या तो कंपास नीडली पर हम लिखें, एन पता रहे कि हमको कौन सा एन है, तो यदि जो एस जो एन को अट्रैक्ट किया वो एस था और जो एस को अट्रैक्ट किया वो एन था। अदरवाइज दूसरा तरीका, ये पोल ले ले, ये मैग्नेट ले ले, बीच में एक पतली रस्सी से बांध दे, स्ट्रिंग धागा से बांध दे और फ्रीली सस्पेंडेड इन द स्पेस ना, ऐसे हिला डुला के छोड़ दे, इधर उधर रोटेट कर करके अवश्य वह रुकेगा कहाँ पर? कहाँ पर? एन एस पोल में। तो जो रुका एन की तरफ वो एन कहलाया, जो रुका एस की तरफ वो यस कहलाया। तो दिस इज द आइडिया टू डिटरमाइन वेयर विच इज एन एंड विच इज एस। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अब रही बात है कि दोनों के बीच, इन्हीं दोनों के बीच की जो लेंथ होती है, तो दिस लेंथ इज द एन एस लेंथ, एन एस लेंथ। इसी को लेंथ को कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। अब ये इफेक्टिव लेंथ हमेशा ही, अब मैग्नेट वाले में, मैग्नेट वाले चैप्टर में जानते हैं हम लोग इसको 2L मान लेते हैं, तो अभी बाद में हम लोग इफेक्टिव लेंथ अभी LE लिख लिया जाए और इसी को हम लोग बाद में क्या कर देते हैं? 2L मान लेते हैं ना। क्यों? बाय द सिमेट्री, यानी कि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वहाँ 2L मान लेते हैं, कंसेप्ट जैसे इलेक्ट्रिक में माने थे हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो यहाँ पर इसको 2L मान लेते हैं। अब सवाल ये रहा कि पूरी लंबाई माने थे मैग्नेट की हम लोग कैपिटल L, तो क्या स्मॉल l और कैपिटल L के बीच रिलेशन है? हाँ है। क्या? स्मॉल l इफेक्टिव लेंथ बराबर होता है 5/6 इंटू कैपिटल L, मीन्स 5/6 मतलब क्या हुआ? देखिए इधर वाला एन पोल था तो सरफेस पे नहीं है, यस पोल सरफेस पर नहीं है, दोनों पोल अंदर कुछ होते हैं, ये कुछ अंदर और यह भी कुछ अंदर, बाहर सरफेस पे नहीं होते हैं। या एक्सपेरिमेंट करके बहुत ही आसानी से हम लोग अपने खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि पोल की जो पोल होता है बाहर सरफेस पे नहीं होता, बाहर या इधर सरफेस पे नहीं होता, वो मैग्नेट के अंदर कुछ दूरी अंदर होता है।
चाहे वह 1 सेंटीमीटर हो, चाहे वह आधा सेंटीमीटर हो, चाहे वह 2 सेंटीमीटर हो, जैसा मैग्नेट की लंबाई होगी तो वो लेकिन रहेगा कुछ अंदर। तो साइंटिस्टों का मत है कि उसको एक लगभग आइडिया देखा, डिफरेंट प्रैक्टिकल करके देखा गया कि यह अप्रॉक्स एल ई इफेक्टिव लेंथ 5/6 ऑफ द एल, वेयर एल इज द आउटर लेंथ, वेयर कैपिटल एल इज आउटर लेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड अंदर ये स्मॉल एल ई is the inner length between the poles, that is called effective length. न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होगा मैग्नेटिक डाइपोल बना करके इसको हम लोगों को, तो हम लोग बाद में इसको मान लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ को मान लेंगे 2L मान लिया जाएगा। अब तो जब मैग्नेटिक मोमेंट की बात रही तो M बराबर क्या लिखा था अभी आपने पीछे, M इंटू 2L। तो वह 2L जो लिए थे वो कहाँ था, 2L कहाँ था बेटा, ये था 2L मीन्स कहाँ से कहाँ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच। हो गया ओके। अब ये देखा जाए कि स्मॉल m बराबर क्या हुआ, तो यहाँ पे बहुत साफ दिख रहा है कि स्मॉल m बराबर क्या होगा, m/2L होगा कि नहीं होगा। देखिए स्मॉल m बराबर m/2L। क्लियर। अब आइए, अब सवाल यह है कि स्मॉल m क्या था। यहाँ तक क्लियर हो गए, पहुँचे होंगे सब लोग फर्स्ट क्लास, कहीं कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन है बेटा। जितना चीज़ें बताई गई थ्योरी है तो जितना चीज़ बताई गई उतना सब क्लियर हो गया होगा सबका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे आइए, अब यहाँ से आगे चला जाए। अब क्या है इसके बाद, अब बात रही कि स्मॉल m क्या था। चलिए, मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती है अभी आपने देखा, कहीं पर भी आप कहते हो जो कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पढ़ा था, अब ये लाइंस कैसी है जरा बताइएगा। क्या आप इसको यूनिफॉर्म कर सकते हो, क्या यूनिफॉर्म इसको कहोगे, नो। क्यों, यहाँ डेंसिटी कुछ है, यहाँ डेंसिटी कुछ है, यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, यहाँ इंटेंसिटी कम दिख रही है, तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ओके चलिए, क्या इसको कहोगे, सभी बोलिए, इक्विडिस्टेंट, बीच की दूरियां बराबर है, बोलिए बीच की डिस्टेंसेज बराबर है। देखिए सब बनाया हूँ मैं लगभग कि सब दूरी बराबर हो, मीन्स ए भी डी है, ए भी डी है, ए भी डी है। बोलो यूनिफॉर्म बोलेंगे कि नहीं, इसको बोलेंगे, हाँ, नो, नॉट यूनिफॉर्म। सवाल है क्यों, इक्विडिस्टेंट तो लग रहा है, तो क्यों है, इसलिए है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, टेंजेंट ड्रा करना होता है ना, और जब यहाँ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये होगी। जब यहाँ कर रहे हैं देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, यहाँ यह, यहाँ यह, यहाँ यह, हाँ, मैं यहाँ कहूँ तो यह, यहाँ देख रहे हैं यह, यानी कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो बराबर दिख रहा है। इक्विडिस्टेंट मीन्स मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शंस आर नॉट सेम एट ऑल द पॉइंट्स, डायरेक्शन आर डिफरेंट। जैसे फील्ड आगे बढ़ेगी वैसे देखिए, जैसे फील्ड आगे बढ़ेगी डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर बिंदु पर डायरेक्शन बदल रहा है। तो कहेंगे नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज डायरेक्शन चेंजेज, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेज, डायरेक्शन चूँकि चेंज हो रहा है इसलिए यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ डायरेक्शन सेम था, देखिए यहाँ डायरेक्शन सही था, डायरेक्शन यहाँ पर सेम था, बट क्या, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट, बट मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट,
डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट। तो ये भी क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, चलिए अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। चलिए यहाँ ले लिया जाए। अब हम अगला बनाते हैं, इसका बताइएगा। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है कि नहीं? यूनिफॉर्म है, हाँ, ए भी डी है और हाँ डी देखने में लगे डी है। चलिए ये कैसा है, यूनिफॉर्म है पक्का, हाँ अवश्य यूनिफॉर्म। कैसे पता चला? डी डेंसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी सेम हर बिंदु पर और दिशा भी सेम। तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो अगला पॉइंट। अब एक ले लीजिए आप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जाए, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जाए। चलिए मान लीजिए कि यह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा ले लिया, जिसका मान है बी। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। हमने इसमें एक मैग्नेट रख दिया, एक मैग्नेट हमने इसमें रख दिया, एक मैग्नेट। ओके, सपोज करिए कि यह एन है और यह एस है, कोई ले लीजिए। चलिए अब इस पर क्या होगा? तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या हो रहा था, दो चार्ज थे, एक प्लस और एक माइनस। तो यह प्लस की जगह पर एन, माइनस की जगह पर एन, तो प्लस वाले पर फोर्स लगा था फील्ड की दिशा में ना। ठीक वैसे ही ये देखा गया, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि एन पर फोर्स लगता है बेटा, एन पर क्या, एफ फोर्स लगता है इस पर, और इसको यह अलाइन करना चाहता है किसमें, घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। अब ये बी था, ये मेजर किया गया, यहाँ पर फोर्स कितना है, एफ बराबर एम इंटू क्या, बी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। एम एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे आई, स्केलर क्वांटिटी। कैसे पता चला? देखा ई कि यह हमेशा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है किसी मैग्नेट के लिए, किसी भी मैग्नेट के लिए। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जो आता बेटा, वो कांस्टेंट हमेशा बार बार एक्सपेरिमेंट से देखा कि यह कांस्टेंट था, यह बदला तो ये भी बदल गया, ये बदला, पहले हमने इसको बदला तो ये बदल गया, लेकिन ये नहीं बदला। यदि मैग्नेट का शेप, मैग्नेट की साइज, मैग्नेट का शेप यदि कांस्टेंट था तो ये हमेशा कांस्टेंट रहा। तो दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वाज देयर in the experiment, in the observation, and what will happen then? Therefore m equal to f upon b। कहा गया कि यदि यह कांस्टेंट हो और यह कांस्टेंट, तो वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो यह बढ़ेगा, यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज फाउंड दैट इट इज कांस्टेंट। और इसको नाम क्या दिया? इसको नाम क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये हुआ जो स्मॉल m था वह तो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट जो था वह उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकला। कैसे पता चला? क्योंकि कैपिटल m को तो स्मॉल m ने बनाया था। ओके भाई, कैपिटल M किसे बना था? अभी आपने लिखा था ना कि कैपिटल M बराबर किसे बना था बेटा? स्मॉल m इंटू क्या, L इफेक्टिव। ये लिखे थे ना, L इफेक्टिव को आप क्या लिखे थे? M बराबर M इंटू 2L, ये लिखा था ना। तो ये किससे बना? स्मॉल m से। और L क्या थी? L तो उसकी इफेक्टिव लंबाई थी। तो ये किससे बन रहा है? M से। मीन्स M, स्मॉल m इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल M। क्या हो रही है? पढ़ाई की धुनाई
धुनाई किसकी? मैग्नेटिज्म की। ओके, नाउ कम ऑन, देन व्हाट विल बी द नाउ द यूनिट? न्यूटन पर टेस्ला। व्हाट? न्यूटन पर टेस्ला। तो m इक्वल टू न्यूटन पर टेस्ला। और जानते हैं छोटी यूनिट इसकी क्या होती है? गॉस, CGS। तो CGS भी कहेंगे तो डाइन पर गॉस, या तो कहें न्यूटन पर टेस्ला या तो कहें डाइन पर गॉस। और कौन सी यूनिट है? एम्पियर की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? एम्पियर मीटर। क्या बेटा? एम्पियर मीटर कहेंगे इसको ना, एम्पियर मीटर कहेंगे ना। यदि इसको वैल्यू एफ की वैल्यू रखा जाए, बी की वैल्यू रखा है तो आ जाएगा कट करके एम्पियर मीटर आ जाएगा बेटा, IA यानी एम्पियर मीटर। ओके, AM एम्पियर मीटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एम्पियर मीटर। ओके, आ जाओ। तो हाँ, क्या बोले इसको? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ माइंड। व्हाट? पोल स्ट्रेंथ। चलो आ जाओ, देखना आप इधर क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है? जैसे N पे फोर्स लगा वैसे S पे फोर्स लगा। और जानते हो कि S पर फोर्स कितना लगेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, कितना यहाँ लगा? उतना ही जितना वहाँ लगा था, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो F बराबर -mb। क्लियर? और यस, M कैपिटल M कहाँ था? देखिए, पोल पोल के बीच, दोनों का एक यदि मिला दे, परपेंडिकुलर डाल दें और यह एंगल यदि थीटा हो तो ये क्या बन गया? 2L साइन थीटा बन गया ना। अब जानते हो कि जब भी कहीं पर किसी भी बॉडी पर, पीछे चूंकि आप पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर अब बता देना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अब यहाँ आपका समझना आसान है, क्योंकि पीछे आप पूरा डाइपोल पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा F, तो इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑन ए सिंगल बॉडी ऑलवेज प्रोड्यूस कपल, ऑलवेज फॉर्म कपल, यानी बल युग्म बनाते हैं। और एक फोर्स गुणे दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा टार्क प्रोड्यूस करता है। तो क्या मिल गया? टार्क बराबर क्या बेटा? एक फोर्स F बराबर F इंटू, एक फोर्स ले लिया जाए, F ले लिया जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा, देख रहे हैं पोल पे ना, ये लेना हमको। हाँ, पॉइंट से पॉइंट बेटा ये लेना हम लोग दिखाए यहाँ है फोर्स ऊपर मैग्नेट के, लेकिन लेना है हमको दोनों के बीच का ही लेना है। 2L यही है ना बेटा, 2L हमको यही लेना है। हो गया? अब देखिएगा, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू 2L साइन थीटा, टार्क बराबर F इंटू 2L साइन थीटा। और F की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू रखिए, क्या होगा बेटा? F की वैल्यू mb इंटू 2L साइन थीटा। कितना आया? देखिए, m2 ऐसे कर दिया जाए, m इंटू 2L इंटू b साइन थीटा आ गया। और ये इतना क्या कहलाता है? कैपिटल M। तो टार्क बराबर कैपिटल M b साइन थीटा। फैंटास्टिक। अब जरा देखिएगा, हाँ अच्छा, अब यहाँ पे कैपिटल ये टॉर्क बराबर कितना आया? तो टॉर्क बराबर आ गया व्हाट? mb साइन थीटा मीन्स टॉर्क बराबर mb साइन थीटा, या क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया जाए तो m वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b कैन बी रिटन। तो दिस इज द टॉर्क। टॉर्क मीन्स कि क्या पा गए हम लोग क्या पा गए? किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो क्या होता है? तो रखते हैं तो देखते हैं फोर्स लगता है,
और दोनों इंड पर उसके फोर्स लगता है, यानी कि दोनों पोल पर फोर्स लगता है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। F इक्वल टू माइनस एम बी, F इक्वल टू प्लस एम बी, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्टिव लेंथ 2L, बीच की दूरी, दोनों फोर्स के बीच की दूरी 2L साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर F इंटू 2L साइन थीटा टॉर्क। अब जानते हो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, टॉर्क हैज ऑलवेज टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क हैज ऑलवेज व्हाट, टर्निंग इफेक्ट, यानी टॉर्क की टेंडेंसी होती है कि वह वस्तु को घुमाता है और उस पोजीशन में लाता है जहां पर उस पर लगने वाला टॉर्क का मान 0 हो जाए। तो कहाँ 0 होगा, जब थीटा 0 होगा, यानी कि टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी, इसको अलाइनमेंट इसका होगा, डाइपोल घूमेगा और घूम करके कहाँ पर आएगा, उसको इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा जिससे कि थीटा का मान 0 हो जाए, मैग्नेट की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, तो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो ऐसा कब संभव होगा, जब थीटा 0 हो जाए। तो टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, 0, टॉर्क विल बी 0। ओके, तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क। फिलहाल टॉपिक क्या था, टॉर्क निकल गया, टॉर्क निकल गया हम लोग यहाँ देखते देखते, लेकिन मेन पॉइंट क्या था, रिलेशन बिटवीन द कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। व्हाट इज द रिलेशन, तो व्हाट इज द स्मॉल एम, F by B, दिस इज द, अब हाउ यू कैन डिफाइन दैट, व्हाट इज द स्मॉल b, स्मॉल b मीन्स पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, क्या शब्द है, पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्षमता, पोल की क्षमता क्या होती है, तो उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते बेटा ना, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते। एक ऐसी क्वांटिटी है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, ये किस बात पर डिपेंड करेगी, तो जब तक मैग्नेट के शेप में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक मैग्नेट के शेप में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी। ओके, आ जाओ, अब जा देखना, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें यहाँ पे, पूरा कमांड करिए ना, मीन्स वही पढ़ाई नहीं धुनाई, फिजिक्स। चलिए, हाँ, और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कि एक मैग्नेट है, अब आप क्लियर हो लिए कि कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है। हाँ, अब जा देखिएगा, पोल स्ट्रेंथ कहाँ पर है, ये पोल स्ट्रेंथ, पोल जहाँ पोल है, दिस इज एम, दिस इज एम, वेयर इज कैपिटल एम, सपोज दिस इज कैपिटल एम, व्हाट इज दिस, यस ये एन अवश्य होगा क्योंकि यस एन होता है एम का मान, तो ये कैपिटल एम, एम कहाँ पर है, दिस कैपिटल एम वेक्टर, स्मॉल एम दैट इज कांस्टेंट, स्केलर, स्केलर, तो एम किस लॉ को फॉलो करेगा, एम विल ऑलवेज अंडर रूट, कैसे निकालिएगा, क्या एम रिजल्टेंट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा, अंडरलाइन दिस फार्मूला, वेक्टर है ना, तो इस लॉ को फॉलो करेगा, अंडरलाइन करिए, हो गया। अब चलिए, माइंड, स्मॉल एम दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, यानी कि जो काम चार्ज करता था क्यू, लाइक जैसे जो काम चार्ज का था ना, जो काम चार्ज का था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वही काम स्मॉल पोल स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक डाइपोल में, यानी क्यू का इक्विवेलेंट है यह, जो काम इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज करता है वही काम पोल स्ट्रेंथ करता है मैग्नेटिक डाइपोल में, और यह स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कंफर्म हैं कि व्हाट इज दिस, एम, तो एम इज द स्केलर
एंड दिस इज पॉइंटेड हियर। अब मैं कहूँ कि m बराबर किसके होगा, व्हाट इज m? तो अभी अभी आपने देखा है यूनिटेक क्या, IA देखा है ना, अभी आपने देखा है, नो क्या देखा आपने, IL देखा है अभी। चलिए यानी एम्पियर के फॉर्म में जब लिखे एम्पियर मीटर मीन्स क्या लिख दिया जाए, एम्पियर मीटर, ओके। अच्छा, अब कैपिटल M के फॉर्म में यदि मैं बदल दूं तो क्या मिलेगा हमको, ये दो चीज, यह स्मॉल m किस बात पर डिपेंड करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन, स्मॉल m डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो एरिया होगी क्रॉस सेक्शन की, एरिया जो होगी यहाँ वाली, वह इस पर डिपेंड करेगा, ये m। बात समझा? अब जा देखिएगा, ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आए जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई चीज़ें हैं, तो आइए जैसा मैं दिखाता हूँ आपको ना कुछ मैजिक। क्या, चलिए ये एक मैग्नेट है, मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, कट्स, और कट करने के बाद अब कह रहा है कि m डैश जो दो पीस बन गए, अब दो पीस हो गए ना, दो पीस, आधा आधा हाफ कट किया है, हाफ मीन्स इफेक्टिव लंबाई जो भी थी तो L/2 कर दिया। पहले मैग्नेटिक मोमेंट था m, कट करने के बाद जो टुकड़ा आया ये, कट करने के बाद अब ये बना L/2 का, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश है, m डैश का मान कितना हुआ, नाउ द क्वेश्चन, क्लियर, सोचिए। चलिए यहाँ पर आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यही मैग्नेट हमने ले लिया, अब इसको ऐसे कट कर दीजिए तो, और मैग्नेटिक मोमेंट पहले m था, तो जब ऐसे कट किया तो अब ये ऊपर वाला हिस्सा हमको मिला, ऊपर वाला हिस्सा मिल गया, देखिए पतला मिला ना, लंबाई में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो लंबाई तो वही रही, लेकिन पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A था, अब A/2 हो गया। अब पूछ रहा है कि अब m डैश कितना होगा, दोनों का आंसर लिखिए, अभी अभी पढ़े हैं आप। आंसर लिखिए, तब मैं लिखूं, लिख दिया, जल्दी बोलिए, लिख दिया, चल बेटा आ जाओ, कम ऑन। लेंथ आधा किया है, देखिए अभी मैं बताया कि स्मॉल m डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मॉल m डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ। मैग्नेट की लंबाई कितनी डज नॉट मैटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है दैट हैज मैटर, मीन्स व्हाट विल हैपन हियर, m dash will be how much, so since L becomes, m is constant because there is no change in the cross section area, so m is constant, but effective length becomes half, what will happen, L/2, this L was the effective length, keep in mind always, so then what will happen now here, m dash becomes, ml was m/2 मीन्स कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, m/2, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसका आंसर m डैश विल बी हाउ मच, हाँ चलिए यहाँ बोलिए क्या हुआ, लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बट क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम्स हाफ, देन व्हाट विल हैपन,
this becomes m by 2 because area भी becomes half and it depends totally on the area cross section area. So it becomes m by 2 and the length is as it is. Again what will happen here, m dash बराबर ml by 2. ओके तो m डैश बराबर, और ये किसके बराबर था, ml. ml किसके बराबर था, स्मॉल ml किसके बराबर था, कैपिटल m के. यानी यहाँ पे भी क्या आया, m डैश बाई 2. दिस इज द आंसर. m डैश बराबर क्या आया, ml बाई 2 यानी कि m बाई 2, m बाई 2 हाफ. तो चाहे हम मैग्नेट को ऐसे कट करें या चाहे हम मैग्नेट को वर्टिकल करें या चाहे मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल करें, ऑलवेज कैपिटल M बिकम्स हाफ. क्लियर. क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स, P100 फिजिक्स. ओके हाँ, भूल ना पाए बेटा. चलो अब जा देखना. तो देख रहे हो कि लेंथ, इफेक्टिव लेंथ L है, इफेक्टिव लेंथ L एंड हमने काटा हाफ. तो दिस बिकम्स m by 2 and this becomes m by 2, but this is m and this is m. Still now this is small m. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. m by 2 होने का रीजन L का हाफ होना था. अब कम अगेन. अब इसका एक टुकड़ा हम और कर दिए. चलिए दोनों का कर दिया जाए, आ जाइए. इसका एक पीस और कर दीजिए तो, और इसका एक पीस और कर दीजिए. चलिए करिए, इसको कर दिया, इसका भी कर दीजिए, कर दिया. ओके दोनों का हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, कर दिया, करिए. चलिए अब हॉरिजॉन्टल करते ही आधा हो गया होगा. फिर अब कह दीजिए m डबल डैश कितना हुआ. तो m डबल डैश मीन्स हाउ मच, दैट अगेन बिकम्स हाफ, m by 4 हो गया होगा. यहाँ भी अब इसका रीजन होने का क्या था कि m आधा हुआ है. इसका रीजन होने का क्या था, नो ये पहले से ही क्या था बेटा, हाँ इसको एरिया हाफ हो रही ना, तो m आधा हुआ था. और यहाँ पर क्या आधा हुआ है, यहाँ पर भी वहाँ पर दोनों जगह m आधा हुआ है. मीन्स कि अब ये फिर कितना हुआ, अब जो आया देखिएगा. अब कौन सा एक पोर्शन ले लिया जाए. अब इस साइडेड पोर्शन का कितना हुआ, दिस. चलिए यहाँ साइडेड पोर्शन का बोलिए तो, हाँ बोलिए जल्दी. m डबल डैश बराबर यहाँ कितना होगा, जितना था उसका हाफ हो गया, m by 4 बन गया. आ जाइए अब इस साइडेड पोर्शन का फिर आधा करिए, करिए. अब इसका बोलिए कितना हुआ, कितना आ चुका है, m by 4. इसका आधा कितना हो गया, m ट्रिपल डैश बराबर m by 8. अब रीजन क्या रहा, लेंथ आधी हुई है. इसका भी कर दिया जाए, यहाँ भी रीजन वही आएगा, लेंथ आधा हुआ है. इसका क्या हुआ, वह भी वही हुआ ना, m ट्रिपल डैश m by 8. फैंटास्टिक. ओके तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ, इसकी हम लोग धुनाई कर रहे हैं. क्या, क्यों, कैसे. क्लियर. तो फिलहाल अच्छी तरह से यहाँ तक तैयार होगा आपका. तो हम आज इस मैग्नेटिज्म का ये फर्स्ट एपिसोड है, ये मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिज्म हाँ इस नाम से आएगा मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म चैप्टर के सारे एपिसोड एक से शुरू होंगे. फिर से उधर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा था, मैग्नेटिज्म पार्ट 1. फिर मिलते हैं हम अभी थोड़ी देर में मैग्नेटिज्म पार्ट 2. ये सिंपल इंट्रोडक्शन आज का होगा. इसके बाद अभी आगे क्या है, क्लियर. इफेक्टिव लेंथ कैसे लेंगे, और अब यहाँ चलते चलते ये बात और ज़्यादा देखेंगे. जैसे मान लीजिए कि एक यू शेप मैग्नेट है, एक यू शेप मैग्नेट, ये है N, ये है S. इफेक्टिव लेंथ किसको लिया जाएगा, हाँ वही जो भी बताया था,
हाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। देखो ये है n, नो सॉरी S2n है ना बेटा, ये क्या है, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, ये लेंगे यहाँ और यहाँ, ये होगा हमारा इफेक्टिव लेंथ बेटा। क्लियर, ये इफेक्टिव लेंथ होगा। मान लीजिए कहीं पर कोई भी हमको कोई मैग्नेटिक वायर है ना, एक मैग्नेटिक वायर कोई हमको इफेक्टिव लेंथ लेना है, मान लो कि या मैग्नेट ही ले लेते हैं, मान लीजिए कोई ना हार्सो मैग्नेट है इस शेप में, यह n है, यह s है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, यह s है तो दिस विल बी कैपिटल M। हो गया, ये होगा। और लाइंस तो जानते हो कि n से निकलती है लाइंस, यस पे जाती हैं, तो देखिए कैसे है लाइंस, कैसे होगी, हाँ फैंटास्टिक, बनाइए फर्स्ट क्लास। लाइंस हमेशा n से निकलेंगी, यस पे जाएंगे, और अंदर ये होगा ना, सही से बनाइए डायग्राम। बहुत डीप पे पढ़ाई करनी है पूरे मैग्नेटिज्म की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से आना है मैग्नेटिज्म से। देयर विल बी 5 क्वेश्चंस इन द नीट, और ये सब बेसिक नॉलेज। क्लियर, ये सब बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। तो अब आप चाहे फिजिक्स 0 जानते हो या इंडिया के टॉपर हो, फर्स्ट रैंक होल्डर हो आप ऑल ओवर इंडिया, नो प्रॉब्लम, किसी को भी नहीं, क्योंकि सिंपल इंट्रोडक्शन, 0 जानते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहुंचाएंगे वहाँ जिसके आगे फिजिक्स नहीं होती, वो जहाँ तक होती है वहाँ तक। क्लियर, मीन्स हाँ तुम्हारे कंपटीशन के लिए फालतू रिसर्च नहीं करना ना, तो तुम्हारे कंपटीशन में नीट जहाँ तक आता है, IIT का जो भी लेवल एडवांस तक, वहाँ से 20% 25% आगे तक, और इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। उसके बाद रिसर्च करना है तो रिसर्च करने में डॉक्टर बनना है या IIT कॉलेज जाना है। ओके, क्लियर हो गए। तो इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालोगे, तो अब यहाँ पे देखें हम, यह एक बात और थोड़ा सा चलते चलते बेटा, तो यहाँ पर देखें हम लोग, ये है कि हम लोग पढ़े पीछे सॉलिनॉइड, पढ़े ना, पीछे पढ़े हैं सॉलिनॉइड। तो देखते ये हैं कि सॉलिनॉइड को जब हम बीच में एक पतला सा धागा बांध करके लटका दे रहे थे ना, तो जो बिहेवियर ये शो कर रहा था, कौन, ये बार मैग्नेट, वही बिहेवियर वह सॉलिनॉइड भी करता है। तो उसमें भी देखा कि ठीक जैसे इस पे रब करते हैं किसी आयरन के टुकड़े को, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो देखा कि सॉलिनॉइड के अंदर रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो देखते हैं उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। यानी सॉलिनॉइड के अंदर, जैसे यहाँ इसमें रबिंग कर रहे हैं या संपर्क में उसको रख दें बहुत दिनों तक, बार मैग्नेट को, अब इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं नेचुरल। अभी जो भी हम लोग पढ़े हैं, अभी जो हमने दिखाया यहाँ पर बेटा, वो क्या था, नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि वो पत्थर जो था मैग्नेटाइट Fe3O4 मैग्नीशिया नामक स्थान पर, वह नेचर में मिला था, नेचुरल वे में मिला था वह, इसलिए कहते हैं इसको नेचुरल मैग्नेट नाम पड़ा। लेकिन सॉलिनॉइड और स्टडी एक्सपेरिमेंट कि मैग्नेटिक कहीं पर भी किसी भी वायर में करंट बहती है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। तो फिर ये देखा गया कि क्या करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, तो फिर ये देखा गया कि क्या मैग्नेटिज्म से करंट उत्पन्न होती है कि नहीं। तो हम लोग आगे चैप्टर है बेटा, बहुत इंटरेस्टेड। फिलहाल यहाँ सॉलिनॉइड की बात कर रहे थे। तो सॉलिनॉइड के अंदर यदि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि आयरन, सॉफ्ट आयरन को रख दिया जाए और उसमें डायरेक्ट करंट, DC करंट फ्लो करा दी जाए, तो एक सिरा उसका N बनता है और एक सिरा उसका S बन जाता है। अब सवाल है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि केवल सिंगल पोल हो, एक पोल, या क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे पोल हो ही ना। क्या ऐसा संभव है कि बिना पोल का मैग्नेट हो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, बिना पोल ना हो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, क्या संभव है? हाँ संभव है। क्या ऐसा संभव है कि 3 पोल हो? हाँ संभव है, पॉसिबल। ओके, हाँ भाई, हाँ है ना। क्या ऐसा संभव है
कि एक न्यूट्रल पॉइंट मिले? हाँ, पॉसिबल। क्लियर? कैसे? कैसे? ओके, तो जस्ट अभी अगला एपिसोड आने वाला है, मैग्नेटिज्म पार्ट 1 है। तो हम लोग लेंगे क्या? तो सोलिनॉइड की बात हम कर रहे थे। सोलिनॉइड में हम देख रहे हैं कि ठीक वह भी ठीक वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा कि एक मैग्नेट कर रहा है यह, यानी कि सोलिनॉइड को भी क्या बोलेंगे हम? मैग्नेट। यानी कि वह भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रहा है फ्रीली हैंड करने के बाद। जब फ्रीली हम उसको हैंग कर रहे हैं तो अभी देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे ऑन हो रहा है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे उसको? वो भी मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। यानी कि धारावाही परिनालिका भी जिसको हिंदी में कहते हो, तो वह भी मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। ओके, तो फिलहाल अभी हम अगला एपिसोड में मैग्नेटिज्म हम आते हैं, तो जितने भी अभी हमने बातें किया है, जो भी टॉपिक है वो हम लोग उसमें अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल।